हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने पिछले क्लास में प्लाज्मा को स्टार्ट करा था। उसमें अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अबंडेंट अमाउंट में जो प्रोटीन पाया जाता था, एल्बुमिन, उसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा था। अब अपन आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका नाम है ग्लोबुलिन। इसके बारे में मैं बात करूं, ग्लोबुलिन, है ना। याद है ना, ग्लोबुलिन अलग होता है, ग्लोबिन अलग होता है। ये बात भी आप याद रखना, ग्लोबुलिन अलग है, ग्लोबिन अलग है। ठीक है। अब ग्लोबुलिन क्या है, इसको समझो आप, है ना। ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि थोड़ा सा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन होता है तो उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि लिपिड के साथ होता है उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो एक तरह का ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मैं जब आपको प्रोटीन प्रोफाइल पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया था कि टोटल प्रोटीन कितना होता है। टोटल प्रोटीन है वो होता है 6 to 8 या 8.5 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि एल्बुमिन कितना होता है। एल्बुमिन कितना होता है, तो एल्बुमिन की बात करी थी, वो बढ़ी थी अपने 3.5 से लेके 5 ग्राम पर डीएल होता है। मैंने बताया ग्लोबुलिन इसका जस्ट आधा होता है। ग्लोबुलिन, सॉरी, ग्लोबुलिन होता है वो इसका जस्ट हाफ होता है। इसका जस्ट हाफ होता है। ये अपन लिख सकते हैं 2 to 3 या 2 से 3.5 तक होता है ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है। इसके बाद में एक मेन जांच कराते हैं, एजी रेशियो कराते हैं। क्या कराते हैं? एजी रेशियो कराते हैं। और ये मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 2:1 होगा ये, है ना। कितना होगा? ऑलमोस्ट 2:1 होगा। लेकिन अपन इसकी नॉर्मल अपन लैंग्वेज देखते हैं तो 1.2 से लेके 2.2 तक होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, या कई बुकों में 1.5 नॉर्मल लिखा होता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 होता है। ठीक है। तो टोटल प्रोटीन प्रोफाइल है। तो यदि आपसे पूछे ग्लोबुलिन कितना होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 से लेके 3.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एल्बुमिन के बाद में। अब आपको पता है कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम आता है, ये अपन को देखना है कि फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन क्या है। जैसे अपन ने एल्बुमिन के फंक्शन देखा था कि जो एल्बुमिन होता है उसका मेन काम होता है ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करना, उसके साथ में वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भी काम करता है। ठीक है। जिसमें अपन ने काफी देखा, एफएफए का कराता है, फ्री फैटी एसिड का कराता है, बिलीरुबिन का कराता है। वो इसके साथ में बिलीरुबिन के साथ में वो काफी सारे सब्सटेंस करा रहा था, कैल्शियम को बाउंड कर रहा था, वो कैल्शियम को बाइंड कर रहा था। इसके साथ में अपन ने पढ़ा था कि वो हार्मोन को करा रहा था, वो ट्रिप्टोफैन को करा रहा था, कुछ ड्रग्स को करा रहा था, काफी सब्सटेंस है जिनका वो ट्रांसपोर्ट करा रहा था। ठीक इसी टाइप से ग्लोबुलिन भी कराता है। तो ग्लोबुलिन, देखो, 3 टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं। ग्लोबुलिन की अपन बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। क्या? ग्लोबुलिन। यदि अपन ग्लोबुलिन की बात करें तो 3 टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन से होते हैं? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ये 3 टाइप के ग्लोबुलिन होता है। इतना डिटेल से बता रहा हूं मैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना। क्या ट्रांसपोर्ट कराना है वो अपन पढ़ेंगे। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना, जबकि सबसे मेन ग्लोबुलिन होता है उसका काम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना। क्या बनाना? इम्यूनोग्लोबुलिन बनाना। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम और आईजीजी। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनको बनाने का काम है वो कौन करता है? ग्लोबुलिन कराता है। मतलब कि ये आपके डिफेंस में भी काम आता है। ठीक है। तो ग्लोबुलिन का मेन काम होता है वो डिफेंस में होता है। एक बात और याद रखना कि जो ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस है वो होता है लिवर में। कहाँ होता है? लिवर में। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस है लिवर में होता है, जबकि गामा ग्लोबुलिन का जो सिंथेसिस होता है वो होता है वो बी लिम्फोसाइट में। जो आपके ब्लड की जो डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे उसमें अपन एक पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट, वो डिफेंस का काम करते हैं। और जो बी लिम्फोसाइट है
वही आपको इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाती है। वो इम्यूनोग्लोबुलिन को बनाती है, वो प्लाज्मा में सिक्रेट करती जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगी, है ना, वो प्लाज्मा में सिक्रेट करती जाएंगी। मेनली उसमें क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। नाम ही देख लो ना, एन में ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन, आपने पढ़ा होगा खूब ये इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना, जो कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। जबकि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहां सिंथेसिस होते हैं, चाहे वो एल्बुमिन हो, फिब्रिनोजन हो, सब क्लॉटिंग फैक्टर हो, सारे कहां सिंथेसिस होते हैं, लीवर में सिंथेसिस होते हैं। बस जो ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है, वो बी लिम्फोसाइट बनाती है। आगे जाके वो क्या बनाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, जो डिफेंस का काम करती है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि जो अल्फा बीटा है वो ट्रांसपोर्ट फंक्शन भी करती है। इनका एक काम ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, तो अपन उस ट्रांसपोर्ट फंक्शन को भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट फंक्शन कि किन किन एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको भी अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो करते हैं थायराइड हार्मोन का। ठीक है, किसका करते हैं, थायराइड हार्मोन का। जैसे अपन ने बात करी थी कि एल्बुमिन थायराइड हार्मोन के जो ट्रांसपोर्ट उसमें हेल्प कर रहा था, इसी तरह जो अपना जो T3 हार्मोन होता है, जिसको थायरोन ग्लोबुलिन बोलते हैं, तो थायरोन, जिसको अपन बोलते हैं थायरोन, जो थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन होता है, और इस पे T3 ट्रायोडो थायराइड हार्मोन, थायरोनिन हार्मोन होता है, ट्रायो तो थायरोनिन हार्मोन होता है, उसका ट्रांसपोर्ट करती है। तो थायराइड ये किस फॉर्म में करती है, थायरो ग्लोबुलिन फॉर्म में ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, एल्बुमिन भी करता है, ग्लोबुलिन भी करता है। इसमें मेजर इंपॉर्टेंस होता है ग्लोबुलिन का। थायराइड हार्मोन को मेजर इंपॉर्टेंस पूछता है तो किसका होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का होता है। थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर ये बात। दूसरा ये करता है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। अब आपको मैं बताऊं ट्रांसफेरिन प्रोटीन क्या होता है, इसको भी समझो। ट्रांसफेरिन प्रोटीन को भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन क्या होता है ये समझो। आप जानते हो आपकी बॉडी में आयरन होता है, आयरन होता है, ये आयरन सिंथेसिस कहां होता है, सॉरी, ये आयरन है वो कहां से एब्जॉर्ब होता है आपको पता हो, तो ये आयरन एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जैजुनम वाला पार्ट होता है या जो डोडोनम वाला पार्ट होता है, उसमें से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये ब्लड में जाता है, कहां चला जाता है, ब्लड। और ब्लड से ये कहां जाके स्टोर होता है, लिवर में फेराटिन की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, फेराटिन की फॉर्म में ये लिवर में जाके स्टोर होता है। तो ब्लड से जो लिवर तक ले जाने का काम करता है वो करता है ट्रांसफेरिन। कौन करता है, ट्रांसफेरिन करता है। तो उस ट्रांसफेरिन को जो प्रमोट करने का काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वो कौन करता है, वो करता है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन करता है। इसके अलावा इसका मेन काम होता है प्रोटीएज इनिबिटर, या प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, या प्रोटीएज इनिबिटर का भी काम करता है। क्या करता है, प्रोटीएज इनिबिटर का काम करता है। कैसे करता है इसको समझना, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है। क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है। समझना कैसे करता है। अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी में कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक बोलते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आपके प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। और उसमें मेन एंजाइम होता है प्रोटीएज। मेन एंजाइम कौन सा होता है, प्रोटीएज। तो ये क्या करता है, उस प्रोटीन के ब्रेक डाउन को क्या करता है, रोक देता है। प्रोटीएज एंजाइम है उसको रोक देता है और आपके प्रोटीन के ब्रेक डाउन को कम करता है। ग्लोबुलिन खुद प्रोटीन है, ग्लोबुलिन खुद प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन के ब्रेक डाउन को रोकेगा। समझो कैसे, प्रोटीएज अलग चीज है, इस बात को समझो। एक अपने बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, समझना, आपकी बॉडी में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या प्रोटियोलाइसिस होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। पर आपको पता है ये चीज तो बुरी है, ये चीज तो बुरी है।
तो इसको रोकने के लिए जो काम होता है तो मेनली ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसमें मेनली जो एंजाइम आता है वो होता है प्रोटीएज, है ना। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, इनके काम को रोकता है, इनके काम को नेगेटिव इम्बिशन देता है आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन देता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। वो क्या करता है, प्रोटीएज इनिबिट करता है, बीट करता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोकता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोकता है, डिक्रीज करता है, समझो, और प्रोटीन का लेवल बढ़ाता है। ये क्या करता है, जो प्रोटीएज इनिबिटर मतलब एक एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो प्रोटियोलाइसिस का काम करता है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, उस प्रोटीएज को इनिबिट करता है, वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को रोकता है। इसमें जो मेन जो आपका ग्लोबुलिन होता है ना, उसका नाम होता है अल्फा 2 मैक्रो, अल्फा 2 मैक्रो ग्लोब्यूलिन। ओके, क्या नाम है? अल्फा 2 मैक्रो ग्लोब्यूलिन। तो याद रखना कि प्रोटीएज इनिबिटर, ये याद रखना कि ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी कम करता है। मेनली कौन करता है? अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन ये करता है। तो अपन ने ग्लोबुलिन एक प्रोटीन पढ़ा, दोबारा मैं बता देता हूं कि अपन ने प्रोटीन पढ़ा था, ग्लोबुलिन पढ़ा था। उसमें ये एक तरह ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका लेवल 2 to 3.5 है। ये अपन ने डिफरेंट प्रोटीन प्रोफाइल को अपन ने यहाँ पे देखा था। ये प्रोटीन प्रोफाइल है। जब आपका पेशेंट लिवर डिजीज का होगा या किडनी डिजीज का हो तो अपन ये कराते हैं, ठीक है, प्रोटीन प्रोफाइल कराते हैं। गलत लिख दिया मैं, सॉरी, प्रोटीन प्रोफाइल, ठीक है। फिर मैंने बताया कि क्या होता है, ये तीन टाइप होता है, अल्फा और बीटा। इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट कराना, जबकि गामा ग्लोबुलिन जिसका काम होता है डिफेंस करना, इम्यूनोग्लोबुलिन का सिंथेसिस करना, जो बी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, ये तीन चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, थायराइड हार्मोन का, ट्रांसफेरिन प्रोटीन का करता है, और प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक इनिबिटर जो एंजाइम होता है उसको ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन का लेवल बढ़ाता है। इसका मेन ये तीन काम होते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करता है। तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन दोनों ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किस किस का? एल्बुमिन फ्री फैटी एसिड का कर रहा था, बिलीरुबिन का कर रहा था वो, है ना। इसके साथ भी वो कुछ ड्रग्स का कर रहा था, हार्मोन का कर रहा था, ट्रिप्टोफैन का कर रहा था, ठीक है। इसी तरह ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन का कर रहा है, ये थायराइड हार्मोन का कर रहा है, और मेन बात करें तो प्रोटीज इनिबिटर एंजाइम का कर रहा है। इसके बाद में अपन ने प्लाज्मा में और क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन थे, अपन ने दो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा और क्या पाया जाता है आपके प्लाज्मा में? अपन ने बात करा था इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर इलेक्ट्रोलाइट का कुछ ना कुछ काम होता है। मेनली मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है सोडियम, ठीक है, दूसरा पाया जाता है पोटेशियम, तीसरा, सॉरी मैं इनकी नंबर मिटा रहा हूँ, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा एक और पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं और हर इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ना कुछ काम होते हैं। हर इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ना कुछ काम होते हैं। ये एक नॉर्मल रेंज में बने रहते हैं। यदि एक रेंज से ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इनके कंसिक्वेंस अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल से मैं बताऊंगा। पहले एक बार इनकी नॉर्मल वैल्यूज लिख लो। और आपको पता है कि आप जब आईसीयू में काम करोगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा चीज और आप आईसीयू में काम करोगे तो आप डेली सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि हर आयन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे यदि आपको डिट्टो याद हो जाएंगे, जब अपन बार बार एबीजी करते हैं, एक टेस्ट होता है एबीजी, निडल प्रिक करके आर्टरी से सैंपल निकालते हैं। आर्टरी से सैंपल निकालने के बाद उसको मशीन में लगाते हैं, तुरंत इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो उस एबीजी में भी अपन को इलेक्ट्रोलाइट कहीं कम ज्यादा ना हो गई हो, ठीक है। इसमें सबसे पहले सोडियम आता है। इनका नॉर्मल वैल्यू हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होते हैं 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर। जब आप ड्यूटी करोगे ना आईसीयू में तो आपको ये वैल्यू फिंगर टिप्स पे होंगी। हर पेशेंट का देखोगे यार, इसका तो 146 आ रहा है, सोडियम 146 आ रहा है, एनएस को बंद करके D5 लगा दो बोलते हैं। यदि किसी का सोडियम कम आ जाता है, 125 से कम आ जाता है, उसको सीजर आने लगते हैं, तो तुरंत 3% एनएस लगाया जाता है उसको, है ना। पोटेशियम, पोटेशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट, 3.5 से
5.1 तक होता है, या कई बुक में 5.5 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। याद रखना, यदि पोटेशियम का लेवल 6 पे चल जाता है ना, तो याद रखना उस पेशेंट को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। और उसको एक बहुत अच्छी दवा आती है जिसको हम जीआई बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, डेक्सट्रोज में इंसुलिन मिला के दिया जाता है, लेकिन कम करना बहुत जरूरी होता है, नहीं कार्डियक अरिथमिया हो जाता है, एरिथमिया नहीं, कार्डियक अरेस्ट में यदि 7 पे पोटेशियम चली गया तो उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा, डेफिनेटली उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। इसलिए तुरंत हम हर आधे घंटे में, हर 2-3 घंटे में, यदि कोई ओटी होके आती है, ओटी के बाद पेशेंट आता है, तो हम हर 2-3 घंटे में एबीजी करके उसके पोटेशियम का लेवल देखते हैं। ठीक है, कार्डियक आईसीयू में तो बहुत देखना पड़ता है इन चीजों को, है ना। तो 3.5 से 5.5 तक नॉर्मल रेंज रखनी होती है। यदि 3 से कम चल जाता है, 3.5 से कम चल जाता है, तो पोटेशियम का इन्फ्यूजन लगाना होता है। ठीक है, केसीएल का जो इन्फ्यूजन है वो भी लगाना पड़ता है। कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको ऐसे तो बताई थी, इसकी नॉर्मल वैल्यू ऐसे, यदि मैं टोटल की बात करूं, यदि चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा कैल्शियम को, इसको भी यहाँ पे छोड़ दो। मैग्नीशियम की अपन बात करते हैं कि मैग्नीशियम का लेवल क्या होता है। मैग्नीशियम का लेवल होता है 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है, 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फोस्फेट का लेवल इससे जस्ट डबल सा होता है ऑलमोस्ट ना, बल्कि 2.5 टू, ये आप कर सकते हो 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, कितना होता है, मैं इसको सही राइटिंग नहीं आ रहा। मैग्नीशियम के लेवल की बात करें तो 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यदि फोस्फेट की बात करें तो 2.5 मिली इक्विवेलेंट, सॉरी 2.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये भी अपने कार्डियक में बहुत यूज होता है, मैग्नीशियम का खूब इंजेक्शन दिलाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन दिलाते हैं। क्लोराइन का लेवल अपन देखते हैं, क्लोरीन का तो 96 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट के लेवल अपन को एक सर्टेन लिमिट में एडजस्ट करके रखने होते हैं, एबीजी करके देखना होता है कि कोई सा ज्यादा नहीं हो गया, कम नहीं हो गया हो। ठीक है, तो और इसी चीज को अपन होम्योस्टेसिस करते हैं। कैल्शियम का लेवल कितना होता है, देखो कैल्शियम की मैं बात कर रहा था, कैल्शियम को यहां से हटा के मैं नीचे बता देता हूँ कैल्शियम का क्या सीन। ठीक है, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम 3 फॉर्म में पाया जाता है, वो पता हो तो। कितनी फॉर्म में पाया जाता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो टोटल कितना होता है, एक होता है एक्टिवेटेड आयोनाइज्ड, है ना। टोटल कितना होता है आपको पता है, 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल। यदि एक्टिवेटेड की बात करें, आयोनाइज्ड की बात करें, जो अपने यूज होता है वो तो 4.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, ये सारे याद करने पड़ेंगे, बार बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अपन इसी को मिलीग्राम एबीजी में जो आता है, एबीजी में जो आता है वो मिलीग्राम पर डीएल में नहीं आता, वो आता है 1.01 से 1.1 तक आता है। ठीक है, या 1.01 से 1.2 तक लिख लो, ये होता है, बट ये होता है मिली मोल पर लीटर में, है ना। ये इतना आता है, एबीजी में करके देखते हैं ना, वो मिली मोल में आता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट अपन ने देखे और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लिख लेना। एग्जाम में किसी ना किसी की वैल्यूज आपसे पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू आपको याद रखना। मैग्नीशियम फोस्फेट में कंफ्यूज होते हैं तो याद रखना 1.5 2.5, 2.5 से 4.5, 3.5 को आपको बीच में छोड़ देना है। और नॉर्मल यदि ब्लड की पीएच की अपन बात करें तो, यदि नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड की बात करें, देखो आप एबीजी करते हो तो उसमें पीएच भी आता है। यदि अपन नॉर्मल ब्लड के पीएच की बात करते हैं तो कितनी होती है, नॉर्मल ब्लड के पीएच की बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 होती है। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है
वो आ जाता है, वो अपन पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे क्लोटिंग फैक्टर। क्या पढ़ते हैं? क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये अपन देखेंगे क्या काम आते हैं, ये देखेंगे डिटेल में अपन। जब अपन देखेंगे ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है, तब अपन पढ़ेंगे कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, इनको तब देखेंगे। लेकिन अपन बेसिक अभी देख लेते हैं कि क्लोटिंग फैक्टर होते क्या हैं। देखो सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, जितने भी क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ऑल क्लोटिंग फैक्टर आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी एक तरह के होते हैं, मेजरली प्रोटीन होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें कार्बोहाइड्रेट मिला होता है, लेकिन मेजरली जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 4 को अपन क्या बोलते हैं? कैल्शियम होता है। और बस कैल्शियम के अलावा जितने भी क्लोटिंग फैक्टर अपन देखेंगे वो प्रोटीन नेचर के होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, ऑल क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस। जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उनका सिंथेसिस कहां होता है? लिवर के अंदर होता है। ऑल क्लोटिंग फैक्टर सिंथेसिस इन लिवर एक्सेप्ट, यहां पे भी एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। क्लोटिंग फैक्टर थर्ड एंड क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ। बताऊंगा क्यों। क्लोटिंग फैक्टर फोर्थ होता है कैल्शियम, जो अपन डाइट से लेते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर थर्ड होता है टिश्यू, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि टिश्यू से बनता है, लिवर में नहीं। वो डेवलप होता है, वो होता है टिश्यू से बनता है, ठीक है। तो जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं वो पहली बात तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, एक कैल्शियम को छोड़ के। दूसरी बात अपन ने देखा कि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है उनका सिंथेसिस कहां होता है? लिवर में होता है। बस दो को छोड़ दो, कैल्शियम जो बाहर से अपन लेते हैं, और दूसरा क्लोटिंग फैक्टर थर्ड जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो टिश्यू से सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट अपन लिखते हैं कि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर है ना, उसमें से कुछ क्लोटिंग फैक्टर है जो विटामिन के की हेल्प से सिंथेसिस होते हैं। विटामिन के से जो सिंथेसिस होते हैं, विटामिन के सिंथेसिस क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ऐसे क्लोटिंग फैक्टर जो किससे सिंथेसिस हुए हैं? आपके विटामिन के से सिंथेसिस। विटामिन के ने हेल्प करी है 2, 7, 9, 10। तो ऐसे क्लोटिंग फैक्टर हैं जो विटामिन के की हेल्प से सिंथेसिस होते हैं, 2, 7, 9, 10। तो याद रखना विटामिन के भी आपके क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करने में काम आता है। आपको ये तो पता है ना क्लोटिंग फैक्टर क्या काम आता है? ये ब्लड को क्लोट बनाने में हेल्प करता है। तो याद रखना ब्लड को क्लोट बनाने में, या खून को, सिंपल भाषा में बोलते हो, आपके खून को थोड़ा गाढ़ा करने में हेल्प करते हैं। किसमें काम करते हैं? आपके खून को थोड़ा गाढ़ा बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं विटामिन के सिंथेसिस, ठीक है। तो इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन भी लगता है, आपको पता हो तो 10 मिलीग्राम का एक एम्पूल इंजेक्शन आता है, जिसको आईएम लगा दो या डाइल्यूट करके आईवी भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो इन 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस कराता है, खून को थोड़ा गाढ़ा करता है, ब्लीडिंग को रोकने में काम करता है। एक पॉइंट और लिख लो कि मोस्ट अबंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है? क्या मोस्ट अबंडेंट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है? ऐसा क्लोटिंग फैक्टर, वैसे मैं बताऊंगा ना, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। वन बाय वन करके सबके नाम भी अपन पढ़ेंगे जब हम ब्लड क्लोटिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोटिंग फैक्टर अपन देखते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्लोटिंग फैक्टर कौन सा है यदि ये देखा जाए, तो वो होता है आपका फिब्रिनोजन। कौन सा होता है? फिब्रिनोजन, ठीक है। क्या होता है? फिब्रिनोजन होता है, और ये होता है क्लोटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होती है 200 to 400 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। कितना होता है? 200 to 400 नैनोग्राम पर ml होता है। तो इस तरह से अपने क्लोटिंग फैक्टर पढ़े कि सारे क्लोटिंग फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कैल्शियम को छोड़ के, सारे लिवर में सिंथेसिस होते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और आपका कैल्शियम को छोड़कर। विटामिन के से कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर बनते हैं? 2, 7, 9, 10, और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है आपका
फिब्रिनोजन होता है। इसके बाद में अपन ने देखा न्यूट्रिएंट भी होते हैं। आपके ब्लड में कुछ न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। यदि अपन 4 नंबर पे देखें तो प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, और ये न्यूट्रिएंटों को तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में पहुंचाना होता है ना। मेनली कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? आपके ग्लूकोज होता है, और भी डिफरेंट टाइप की शुगर होती है, लेकिन जो फ्री जो शुगर घूमती है उसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है एक तो। दूसरा होता है एमिनो एसिड। यदि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया तो ब्रेकडाउन होके एंड में क्या बनते हैं? एमिनो एसिड ही तो बनते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। तीसरा फ्री फैटी एसिड। क्या होते हैं? फ्री फैटी एसिड होते हैं जो बाइंड किससे होते हैं? बाइंड या ट्रांसपोर्ट विद एल्बुमिन। एल्बुमिन के साथ ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर ये बात? तो मेनली ये न्यूट्रिएंट होते हैं जो हर सेल तक पहुंचने चाहिए। आपको पता है आपके ब्रेन को यदि 6 मिनट भी ग्लूकोज नहीं मिलता तो आप बेहोश, वहां के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, आप बेहोश होने लगते हो, लकवा आने लग जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा। ये सब प्लाज्मा ब्लड में डिजोल्व होके तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे जाते हैं। इसलिए कहते हैं यदि किसी भी ऑर्गन की, आपकी एक उंगली की भी यदि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है ना, तो वहां के ऑर्गन गलने लग जाते हैं, क्योंकि वहां के टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वहां के टिश्यूज को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, और वहां के टिश्यूज की डेथ होने लगेगी। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लाज्मा में, मैंने आपको बताया था कोई भी टेस्ट करना हो, प्लाज्मा में किसी अमाउंट को देखना हो तो अपन सीरम टेस्ट कराते हैं। इसलिए आपको पता है ना, सीरम क्या कराते हैं? ग्लूकोज कराते हैं। आपको बताओ तो क्या कराते हैं? सीरम ग्लूकोज कराते हैं, या अपन कहते हैं यार इसका सीरम ग्लूकोज लेवल निकालो कितना है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड शुगर की जांच, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। लेकिन एक्चुअली क्या है वो एक्चुअली ये है कि आपके जो ब्लड में कितना ग्लूकोज मिला हुआ है, ब्लड में मेनली सीरम में, प्लाज्मा में कितना है। वैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल वैल्यूज भी अपन को याद होनी चाहिए, एग्जामों में पूछ लेते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू भी इसकी अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो आजकल चल रहा है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर। ये क्या है? फास्टिंग ब्लड शुगर। भूखे पेट जो कराते हैं ना, उसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। यदि कोई हेल्दी इंसान है, 3 तरह के इंसान होते हैं हेल्दी। एक होता है प्री डायबिटिक मेलाइटस, जो डायबिटिक तो नहीं है लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे, यदि उसने थोड़ा सा और गलती करी तो उसको डायबिटीज हो जाएगा। तो तीसरा होता है डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो इनको कब कब क्या बोलते हैं? तो सुनो, यदि आपका ब्लड शुगर 70 से 100 मिलीग्राम पर डीएल है, कितना है? 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल है, तो आप समझ जाओ कि आप हेल्दी हो। भूखे पेट का बता रहा हूं, यदि आपका 101 से 125 मिलीग्राम पर डीएल में है तो समझो आप बॉर्डर लाइन पे प्री डायबिटिक हुआ। ठीक है, यदि आपका डायबिटिक मेलाइटस बता रहा हूं कब बोलते हैं? यदि भूखे पेट का भी 126 मिलीग्राम पर डीएल चल जाता है, इससे ऊपर चल जाता है, तो समझ जाना कि आप डायबिटिक पे आ गए, भूखे पेट का। और ये भी याद रखना, भूखे पेट का अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, भरे पेट का तो कितना भी हो सकता है, लेकिन भूखे पेट का अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरा अपन देखते हैं पोस्ट पेरिंडल, मतलब कि भरे पेट का आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर ऑफ मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि अपन देखते हैं तो कितना होना चाहिए शुगर? 3 लोग लिए अपन ने, एक हेल्दी, दूसरा मैंने लिया प्री डायबिटिक मेलाइटस और डायबिटिक मेलाइटिस। हेल्दी कब बोलेंगे? यदि उसका शुगर लेवल 120 to 140 आ रहा है 2 घंटे बाद, तो अपन उसको हेल्दी बोलेंगे। यदि देखो 140 to 160 मिलीग्राम पर डीएल आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक मेलाइटिस बोलेंगे। और 200 से ऊपर आ रहा है तो उसको बोलेंगे अपन डायबिटिक मेलाइटिस। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कई बुकों में 140 to 160 आता है, जबकि कई बुक इसको पूरा 140 to 200 ही लिखती है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि खाना खाने के बाद में ये होता है और खाना खाने से पहले ये लेवल होता है। ये अपन किस में कराते हैं? सीरम में देखते हैं, सीरम में देखते हैं, मतलब आप समझ जाना कि आपके पास सैंपल किस में जाएगा? प्लेन वाइल में।
क्योंकि अपन को क्लोट बनाना है। सीरम कैसे बनाया जाता है? ब्लड लो, ब्लड का क्लोट बनाओ, जो पानी बच जाता है उसको सीरम बोलते हैं। तो अब हरदम शुगर का जो जाता है ना, वो भी किसमें जाएगा? प्लेन वाइल्ड में ही जाएगा। क्या क्या वैल्यू होती है ये भी आपने देख ली। आजकल एक बहुत फेमस वैल्यूज और कराई जाती है, वो भी आप लिख लो, याद होना चाहिए, HbA1c। इसमें 90 डेज का एवरेज शुगर देखा जाता है। ठीक है, 90 डेज का एवरेज शुगर देखा जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? HbA1c। इस ये 90 डेज इसमें ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, जो 90 दिन तक मेंटेन होता है ना। इसमें हरदम डॉक्टर आजकल जब क्या कराते हैं, HbA1c बहुत फेमस डायग्नोसिस हो रहा है ना। इसमें भी 3 वैल्यू होती है ना। कितनी वैल्यू होती है? 3 वैल्यू इसमें भी देखने को मिलती है। एक होता है हेल्दी इंसान, एक होता है रिस्क या प्री डायबिटिक मेलाइटिस, इसको भी डायबिटीज नहीं है लेकिन हो सकता है। तो तीसरा होता है डायबिटिक मेलाइटिस। जो हेल्दी इंसान है उसमें होता है 5.7, और इसकी जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में होती है। परसेंट से कम है तो नॉर्मल है। यदि वैल्यू 5.7 से 6.5 तक आ रही है तो अपन समझ जाते हैं कि इंसान प्री डायबिटिक में रिस्क में है। और यदि वैल्यू 6.5 है या इससे ज्यादा आ रही है तो समझ जाओ कि इंसान डायबिटिक मेलाइटिस है। इसमें 90 डेज का एवरेज होता है HbA1c, इसको बोला जाता है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये भी एक शुगर प्रोफाइल है, इसको भी याद रखना, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कराया जाता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? शुगर प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि आपके प्लाज्मा में और क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, या और क्या क्या आपके प्लाज्मा में पाया जाता है। तो उसके अलावा अपन देखते हैं 7वें नंबर पे, सॉरी 6ठे नंबर पे है ना, गैसेज आती है। आपके प्लाज्मा लेवल में गैसेज आती हैं, कि आपके ब्लड में कुछ गैस भी तो घुली हुई होती है। ठीक है, नॉर्मल मैं आपको एक बात समझाता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ, कि अपने ब्लड में नॉर्मल 2 तरह की गैस पाई जाती है, जो होती है 2 तरह की गैस अपने बॉडी में पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है ऑक्सीजन, और एक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये वेस्ट होती है, मतलब ये हानिकारक होती है और ये फायदेमंद होती है। ये हर टिश्यू को चाहिए, ऑक्सीजन हर टिश्यू को चाहिए, तो ये CO2 हर टिश्यू ये गैस निकालता है। अब ये जाती है, ये हर टिश्यू तक पहुंचनी होती है, और उसको पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? वो करता है ब्लड। हर ऑर्गन तक इसको पहुंचाने का काम करता है, वो कौन करता है? ब्लड करता है। अब इसमें भी आप ध्यान रखना, आगे जाके अपन देखेंगे कि जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसका 98% ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन की हेल्प से, जबकि 2% होता है वो डिजोल्व होता है इन प्लाज्मा। डिजोल्व इन प्लाज्मा 2% होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, जबकि 98% हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरह CO2 का भी है कि 70% CO2 होता है वो आपके बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है, कार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इन आरबीसी। तो होता ये भी ब्लड में है, आरबीसी के थ्रू। यदि 23% की बात करें तो हीमोग्लोबिन के साथ होता है कार्ब एमिनो फॉर्म में। किसमें? कार्ब एमिनो की फॉर्म में होता है। ठीक है, और 7 से 8% की बात करें तो वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, तो ये याद रखना, 7 से 8% ये भी किसमें होता है? प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। तो आपके प्लाज्मा में, अब मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि प्लाज्मा में आपकी ऑक्सीजन भी पाया जाता है और CO2 भी पाया जाता है, लेकिन कितना कितना होता है ये अपन को पता होना चाहिए। और यही अपन एबीजी में अपन देखते रहते हैं, बार बार अपन एबीजी करते रहते हैं। उसमें आईसीयू पेशेंट में ये चीज बहुत देखना होता है कि वेंटिलेटर पे ले लेते हैं तो अपन देखना होता है कि इसके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। तो उसके लिए क्या करता है कि ये हर ऑक्सीजन एक प्रेशर क्रिएट करती है, हर ऑक्सीजन एक प्रेशर क्रिएट करती है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन करती है वो होती है PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो CO2 करती है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और इनकी वैल्यू क्या क्या होती है ये भी आपको याद होनी चाहिए। PO2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 to 100 mm of Hg होता है, जो कि PCO2 की होती है वो 35 to 45 mm of Hg होता है। यदि याद रखना CO2 का लेवल बढ़ जाता है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ऑक्सीजन का कम हो रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन CO2 का लेवल बढ़ जाता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। और जब इंसान इसको
मेंटेन नहीं कर पाता है, नॉट एबल टू मेंटेन, नॉट एबल टू मेंटेन, यदि इस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता, ये सब अपन एबीजी में ही देख पाते हैं, ठीक है। तो उस इंसान को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत हो जाती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की हो जाती है, और ऑक्सीजन सपोर्ट से काम नहीं चलता तो वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे, ये बहुत मजे आते हैं, मेडिसिन को पढ़ने में बहुत मजा आता है, हर चीज का इलाज है, पर पता होना चाहिए, उनका बेस क्लियर होना चाहिए, वो बेस क्लियर होता है एनाटॉमी से, ठीक है। तो अपन ने गैस भी देखा कि आपके प्लाज्मा में काफी सारी गैस होती है, वो डिजोल्व होती है, तो उसको भी अपन ने देखा। एक लास्ट तो देखना है कि आपके प्लाज्मा में कुछ हार्मोन भी डिजोल्व होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन भी डिजोल्व होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि भाई आप सीरम का टेस्ट कराओ, सीरम थायराइड करा लो, सीरम एसीटीएच करा लो, सीरम टेस्टोस्टेरोन करा लो, तो ये सब टेस्ट अपन कराते हैं। जितने भी हार्मोन होते हैं वो हार्मोन ब्लड में तो पाए जाते हैं, ठीक है। हार्मोन सीक्रेट या रिलीज, ज्यादा अच्छी टर्म है, रिलीज, है ना, हार्मोन रिलीज इनटू ब्लड, जितने भी हार्मोन है वो कहां पाए जाते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, और उनके टेस्ट अपन कराते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, अब मैं थायराइड प्रोफाइल भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, जब अपन थायराइड पढ़ेंगे तब। एसीटीएच हार्मोन हो गया, जितने भी हार्मोन है वैसे कहां पाए जाते हैं, ब्लड में ही तो पाए जाते हैं, तो वो सब प्लाज्मा में ही डिजोल्व होते हैं। तो अपन ने काफी चीज देख ली कि आपके प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि आपके प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। सपोज ये आपका प्लाज्मा है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा, सुनिए। सबसे पहले अपन ने देखा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें अपन ने देखा, एक तो देखा एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन पाया जाता है। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ये देखा अपन ने। इसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जिसको ग्लूकोज देखा, एमिनो एसिड देखा, ठीक है, ग्लूकोज देखा, एमिनो एसिड देखा इसमें। उसके बाद में अपन ने देखा कि इसमें हार्मोन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन ने इसमें देखा कि इसमें कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं, जैसे PO2 CO2 जो होती है, ये पाई जाती हैं, ठीक है। एल्बुमिन ये हो गया, कुछ रह गया क्या, सर मैं सोच रहा हूँ एक पॉइंट में भूल गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें पाए जाते हैं, जो अपने हर वैल्यू देखी। इसमें वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है, इनको मैं अभी बताया नहीं, वेस्ट एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं, ये भी आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एलिमेंट क्या चीज है, इसको और देख लेते हैं, है ना, कि वेस्ट एलिमेंट क्या है। तो पॉइंट डालो, आठवां, नाइट्रोजिनस वेस्ट अपन इसको बोल सकते हैं, या अपन वेस्ट प्रोडक्ट भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। देखो अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रहता है, मसल्स मेटाबॉलिज्म होता है, तो इनसे क्या होता है कि अपनी बॉडी में कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते रहते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते रहते हैं, और जितने भी वेस्ट हैं ये आपके किडनी के थ्रू यूरिन से होके बाहर निकल जाते हैं, एक्सक्रीट बाय यूरिन। ये क्या होता है, एक्सक्रीशन होता रहता है इनका बाय यूरिन, यूरिन से इन सबका क्या होता रहता है, एक्सक्रीशन होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जितने वेस्ट प्रोडक्ट अपने बनते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, और वे वेस्ट प्रोडक्ट आपके यूरिन के थ्रू बाहर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन सपोज करो आपकी किडनी खराब हो गई है, सपोज करो, एग्जाम्पल मानो कि आपकी सीकेडी हो गया है और आपकी किडनी काम नहीं करती, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि वो ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी, और ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी, जो वेस्ट है वो यूरिन से बाहर नहीं निकलेगी, तो वो वेस्ट जाएंगे, उनका आपके ब्लड के अंदर ही लेवल बढ़ता रहेगा, उनका लेवल आपके ब्लड के अंदर ही बढ़ता रहेगा, मतलब कि वो इंक्रीज नाइट्रोजिनस वेस्ट, वेस्ट इन ब्लड। नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल आपकी ये वेस्ट बनते रहते हैं, और आपकी किडनी है वो इन वेस्ट को यूरिन के थ्रू बाहर फेंकती रहती है, ठीक है।
लेकिन आपकी किडनी हो गई है खराब, अब वो फिल्टर नहीं कर पाएगी, अब वो फिल्टर नहीं कर पाएगी मेरे भाई, तो उनका लेवल तो किडनी ब्लड में ही बढ़ता रहेगा ना। और ये 3 होते हैं मेनली, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। यदि अपन देखते हैं ना, जिनको अपन बोलते हैं केएफटी, केएफटी बोलते हैं इनको अपन, नॉर्मल किडनी फंक्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। यदि आपकी किडनी काम कर रही होगी तो इन नाइट्रोजन वेस्ट का लेवल है वो आपके ब्लड में नॉर्मल रहेगा, फिल्टर कर रही होगी, लेकिन फिल्टर ही नहीं कर रही इन नाइट्रोजन सब्सटेंस को, तो आपके ब्लड में इनका लेवल बढ़ता रहेगा, और इसी से अपन को पता लगता है कि आपकी किडनी काम कर रही है या नहीं। इसलिए इसको अपन बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट भी इसको बोलते हैं, आरएफटी बोलते हैं, केएफटी। इसमें 3 वैल्यू देखी जाती है। कितनी वैल्यू देखी जाती है, 3 वैल्यू इसमें देखी जाती है। पहली वैल्यू देखी जाती है सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या देखा जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या सिंपल इसको बोलते हैं सीरम नाइट्रोजन, सीरम यूरिया सॉरी। और थर्ड होता है सीरम यूरिक एसिड। देखो यूरिया और यूरिक एसिड अलग अलग होते हैं, ये भी आप ध्यान देना, है ना। इनकी वैल्यू क्या क्या होती है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आनी चाहिए इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, ठीक है। सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू होती है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन की वैल्यू है वो A227 मिलीग्राम पर डीएल होती है, लेकिन आजकल जो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू है वो 45 तक नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अब भी थ्योरेटिकल में, जो अभी तक थ्योरेटिकल में 8 to 27 ही चल रही है, वैसे प्रैक्टिकल इसको 45 तक नॉर्मल मानते हैं। लेबोरेटरी रेंज भी आज तक 45 तक नॉर्मल इसको मानती है। सीरक यूरिक एसिड की जो वैल्यू है वो 327 मिलीग्राम पर डीएल होता है। यदि इसका लेवल 8 से ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर यूरेसीमिया, और 10 से ज्यादा हो जाता है उसको बोला जाता है, यदि इसका लेवल 10 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाता है, 10 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाता है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है गाउट, है ना। इसका देखेंगे अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है ग्रेटर टोमिस स्वेलिंग आना, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सीकेडी की कंडीशन जब किडनी खराब हो जाती है तो इसका लेवल क्रेटिनिन का और यूरिया का लेवल है वो बढ़ने लगता है, तो इस तरह से अपन केएफटी को देखते हैं। तो इस तरीके से अपन ने प्लाज्मा को देखा, प्लाज्मा में क्या क्या डिजोल्व होता है उन सब चीजों को अपन ने देखा, ठीक है। 1 बाय 1 करके सबको पढ़ा। क्लॉटिंग फैक्टर को अभी अपन ने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, क्योंकि इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन हीमोकोगुलेशन पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, प्लाज्मा अपना पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन आरबीसी पढ़ेंगे, आरबीसी भी थोड़ा बड़ा होता है, फिर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट छोटे छोटे होते हैं, और फिर अपन लास्ट क्लास होगा जिसमें अपन ब्लड की कैसी क्लोटिंग होती है, कोगुलेशन पाथवे को पढ़ेंगे। तो 5-6 क्लास में अपन इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब देखना, अब तक मैंने शुरू के चैप्टर थे वो बहुत लाइटली पढ़े थे अपन ने, अब जो एंड के चैप्टर हैं, जो अब जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं सिस्टम वाइज, इनका एक एक पॉइंट अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वेरी वेरी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बाय।